आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 18 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके पहले के जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। उन सभी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो से मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो सबसे पहले सभी क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद से आप मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन को देखें। तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। कह रहा है कि एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 16:85:54 के अनुपात में एक राशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें रुपये 3,750 का लाभ प्राप्त हुआ तो वाई और जेड के हिस्से का अंतर कितना होगा। तो अगर इन तीनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा। तो 6 4 10 और 5 15 को 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 6 14, 14 और एक कितना हो जाएगा 15, यानी 155। और इसी 155 की वैल्यू दिया कितना है तो 3,750 दिया है। आपसे वाई और जेड के हिस्से का अंतर यानी कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी 31 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 155 की वैल्यू अगर इतना दिया है तो अगर मैं इसमें 5 से भाग कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा। तो ये 31 हो जाएगा। तो इधर भी मैं क्या कर दूंगा, 5 से भाग कर दूंगा। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 2 25, 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी कि 750 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत पी क्यू आर एस के विकर्ण ओ पर मिलते हैं। यदि कोण क्यू ओ आर 36 अंश का है तो कोण ओ पी एस का मान कितना होगा। तो इसको चित्र से मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका पी क्यू आर और एस क्या है, एक आयत है। तो पी क्यू आर और एस ये आयत हो गया। इसके विकर्ण एक दूसरे को किस पे प्रतिच्छेदित करते हैं तो ओ पे प्रतिच्छेदित करते हैं। आपसे दिया क्या है कि कोण क्यू ओ आर, यानी ये कोण जो दिया है वो कितने अंश का है, 36 अंश का है। आपसे पूछ क्या रहा है कि कोण ओ पी एस, तो ओ पी एस यानी कि ये जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा, ये आपको बतानी है। ठीक है। तो देखिए आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। मैं ये जो रेखा आपकी एस आर है इसके समांतर मान लीजिए यहाँ से एक बिंदु खींच देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कोण हो जाएगा इसका अर्धक हो जाएगा, यानी कि 18 अंश का हो जाएगा। अब जब इसके समांतर करेंगे तो ये कोण 90 अंश का होगा, तो ये भी 90 अंश का होगा। तो ये 18 अंश का है, ये 90 अंश का है। इस कोण की माप आपसे पूछ रहा है, तो बस क्या करूँगा, मैं 90 में से मैं 18 घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 72 अंश का इसका मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, जो संख्या दी है इसको विभाजित करती है। तो इसके लास्ट में 1 है, इसका मतलब न तो 96 से विभाजित होगा न तो 90 से, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। इसके लास्ट में 5 है, यानी कि इसमें एक 5 का फैक्टर आएगा। और इसके लास्ट में 1 है तो ये 5 से भी नहीं विभाजित होगा, तो 105 से भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कोई बस एक यात्रा को 5 घंटे में पूरी कर दी है। तो 10 घंटे में समान दूरी को अगर उसे तय करना है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो 5 घंटे में पूरी करती है तो स्पीड 36 होती है। तो 10 घंटे यानी कि दोगुना समय लगना चाहिए, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये जो संख्या दी है, को विभाजित करती है। तो इसके लास्ट में 1 है, तो ये न तो 20 से विभाजित होगा और न तो 16 से विभाजित होगा, यानी इन दोनों से तो विभाजित नहीं होगा। अब इन दोनों में से किसी एक से चेक कर लीजिए। अगर दोनों में से किसी एक से विभाजित होता है तो वही इसका आंसर हो जाएगा, और अगर नहीं विभाजित होगा तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। तो 13 से मैं चेक कर लेता हूँ। तो 13 पच्चे 65 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर से 7 उतर जाएगा, तो 13 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ऊपर से 1 उतर जाएगा, 13 39 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर से 0 उतर जाएगा, 13 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऊपर से 5 उतर जाएगा, 13 पच्चे 65 यानी कि 10 हो जाएगा, और ऊपर से कितना उतर जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 13 सत्ते 91 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा,
और ये 1 उतर जाएगा, 13 7 91, यानी कि 13 से ये विभाजित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस क्या होता है, LH होता है। बस वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो 2 इंटू सबका गुणा करते चला जाता हूँ, तो 18 में 12 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 18 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 9 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 18 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तो पहले से ही है, इनमें देख लीजिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो सब में से 9 कॉमन ले लेंगे, यानी कि जो भी आपका आंसर होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 2 8 1 9, ये 9 से कट जा रहा है, 9 9 18, ये 8 9 से ये नहीं कटेगा, 8 2 10 और 2 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा, 7 2 9, ये भी 9 से कट जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो बाकी और क्या तरीका हो सकता है, तो देखिए इस 12 में आपको एक आपका 3 दिख रहा है, इस 12 में भी आपको एक 3 दिख रहा है, और इस 18 में भी आपको एक 3 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 9 से कटने के बाद से भी ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर 9 से पहले काट देता हूँ तो 9 का में 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 9 8 72 हो जाएगा। अब 118 3 से कट रहा है क्या, तो 8 1 9 और 1 10, ये आपका 3 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फिर 2 का गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। देखिए अगर इसको 9 से मैं विभाजित करूँगा तो 9 हो जाएगा, और 9 8 72, 108 आ रहा है, 108 फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, पर ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 का 65% 25 के 3/5 से कितना अधिक है। तो 25 का 3/5 कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 65 का 65% कितना हो जाएगा, तो 5 5 25 और 6 7 42 हो जाएगा, यानी कि 42.25 हो जाएगा। इसमें से 15 में घटा दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, तो 27.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो 289, आपको पता है कि ये 17 का स्क्वायर होता है, रूट लेंगे तो 17 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, तो 324 आपका 18 का स्क्वायर होता है, रूट लेंगे तो 0.18 हो जाएगा क्योंकि 0.4 स्थान पे है, माइनस 729 27 का स्क्वायर होता है, रूट लेंगे तो 2.7 हो जाएगा, तो जोड़ दूंगा तो 17.18 हो जाएगा, इसमें से 2.7 माइनस कर दूंगा तो 8 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा 1, यानी कि 14.48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8% और 5% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा 8 और 5 13 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो अगर मैं 5 से कट करूं तो 5 दूना के 10 20 बार चला जाएगा, 2 से कट कर लेता हूं तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 धाम में 20 हो जाएगा, भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 0.4 हो जाएगा, घटा देंगे तो 12.6% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को सरल कीजिए, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए 3x² हो जाएगा प्लस 5x², यानी कि 8x² प्लस का होगा, इन दोनों में माइनस दिया तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब देखिए 6x माइनस का इसमें भी है, 6x माइनस का इसमें है, तो इसको चेक नहीं करूँगा मैं, तो कांस्टेंट वाली वैल्यू को चेक करूँगा तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा, माइनस का और प्लस का 19 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसमें प्लस का 1 है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 18% अवैध पाए गए। तो अगर 100% मत हैं तो 90% लोगों ने मत डाला, इसमें से 18% अवैध घोषित हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 82% वैध रहा होगा। अब कह रहा है कि वैध मतों का 51% क्या हो जाएगा, विजयी वाले को प्राप्त हुआ और वो 1845 मतों के अंतर से जीत गया। तो हारने वाले को 49% मिला होगा, अंतर मैं निकालूंगा तो 2% की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, तो 1845 दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ कर कि कितने मतदाता पंजीकृत थे, तो यहाँ पे जो 100 है इसकी वैल्यू आपको बतानी है।
तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कराया है, लगभग हर शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो इसके पिछले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू करूँगा, तो यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल देता हूँ तो 50 का गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 चौक को 20 और 2 22 हो जाएगा, 8 पचे 40, 40 और 2 42 को 2 4 हो जाएगा, 5 कम 5 और 4 9 हो जाएगा। ये 100% की वैल्यू हो जाएगी, पर ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, तो 82% की वैल्यू है, तो 82 हो जाएगा। तो 100% की निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे जो 100% वैल्यू है वो एक्चुअली में 90% की वैल्यू है, तो 90 से भाग करके, और इसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इस नीचे आपका 82 और 9, इन दोनों में कोई भी 5 का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और ऑप्शन में एक ही वैल्यू है जो 5 से विभाजित हो रही है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य 8000 है, एक दुकानदार ने इसे 20% और 25% के 2 क्रमिक छूटों के बाद खरीदता है। वह परिवहन पर 300 खर्च करने के बाद मेज को 8000 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 8000 में खरीदा है, 20% और 25% के 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो 20% की छूट देने के बाद से कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 25% की छूट देने के बाद से 3/4 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 5 चौको 20 हो जाएगा, भाग करूँगा तो 20 चौको 80 यानी कि 400 हो जाएगा। तो 4 3 12 चौक कितना हो जाएगा, 4800 में वो खरीद के लाया है, ठीक है। और बेच कितने में रहा है, तो 8000 में बेच रहा है, लेकिन 300 उसका खर्च लग गया परिवहन का, तो इसमें मैं 300 जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 0 0 8 3 11 को 1 हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी 5100 में लाया है और 8000 में बेच रहा है, तो कितने का उसको लाभ हो रहा है, तो 0 0 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 2900 का लाभ हो रहा है कितने पे, तो 5100 पे। प्रतिशत लाभ आपसे पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं, तो 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए लास्ट में 0 आना चाहिए, चेक कर लेता हूँ मैं, तो 6 का में 6 और 5 11, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। 6 का में 6 और 2 8, इसमें भी 0 लास्ट में नहीं आ रहा है। 6 का में 6 3 9, इसमें भी 0 नहीं आ रहा है। 6 का में 6 4 10, इसमें 0 आ रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 11 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो 22 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है ये बराबर है 11 पुस्तकों के क्रय मूल्य के। तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो अगर मैं निकाल दूँ तो एसपी बटा सीपी ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो 2 का सामान खरीद के लाया है, 1 रुपये में बेच रहा है, तो दिख रहा है कि 50% की इसको हानि होगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50%। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 रुपये की हानि हो रही है 2 पे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा, तो इस तरीके से भी आपका आंसर 50% आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 870 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर पहली वाली वैल्यू को मैं मानता हूँ कि 41 बड़ी संख्या है, तो इससे छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 40। गुणा कर देता हूँ मैं, तो ये तो 4 चौको 16, अगर इसको मैं 41 को 40 भी मानता हूँ तो ये तो 870 से बहुत बड़ा चला जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 38 20 के आसपास है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। या तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि बड़ी संख्या अगर 38 है तो छोटी संख्या 37 हो जाएगी, गुणा करेंगे तो 8 7 56, इसमें तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 21 को चेक कर लेता हूँ, तो 21 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। गुणा करेंगे तो 21 दूना के 42 यानी कि 420 हो जाएगी, तो ये तो इससे काफ़ी छोटी है, तो ये भी वैल्यू नहीं होगी। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 154 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 154 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बेसिक से करना मैंने इसके पिछले वाली वीडियो में बताया है, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 154 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 पर 4% मासिक ब्याज दर से 8 माह के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो राशि आपके 1200, रेट कितना है, तो 4% मासिक है, 8 महीने का आपको बताना है, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 में अगर 8 का गुणा करूँगा तो 64 को 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, तो 384 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है।
यहाँ पे ये 32 गलत दिया है। अगर ये 4% वार्षिक होता तब ये 32 इसका करेक्ट आंसर होता, पर यहाँ पे मासिक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लॉसअप उनके मौसप का 7 गुना है। तो मौसप अगर x है तो लॉसअप कितना होगा, तो 7x हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मौसप और लॉसअप का अंतर कितना है, तो 222 है। तो यहाँ से मैं 7x में से x घटा दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 222 के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, तो लॉसअप इंटू मौसप के बराबर हो जाएगा। यानी कि मुझे 7x² इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 से भाग कर दूंगा। तो 6 × 18, 4 42 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। यानी x का मान 37 आ जाएगा। तो बस वैल्यू इसमें रख दूंगा। तो 7 × 37 × 37 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना थोड़ा सा कठिन है, पर मैं अगर लास्ट वाले डिजिट से देखूं तो 7 7 49 9 हो जाएगा, 9 7 63, लास्ट में 3 आना चाहिए। लास्ट में 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 से भाग करूँगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × 6 हो जाएगा। तो ये माइनस का 19 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 चौको 24 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो माइनस का 9 4 13 को 3 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस का 43 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 20 वर्ष अधिक थी। तो अगर पिता की वर्तमान आयु अगर f है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु अगर s है, तो 7 वर्ष पहले उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो f-7, और 7 वर्ष पहले उसकी बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, तो s-7 हो जाएगी। कह रहा है कि बेटे के दोगुने से 20 वर्ष अधिक है। तो अगर इसमें 20 जोड़ देता हूँ तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है कि अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो f-7 ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 2s और -7 दूना के 14 हो जाएगा, और प्लस 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँ तो f बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जब 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। इस 14 में से 7 घटेगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, और 20 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2s और प्लस का 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है यही क्या होता है, आंसर होता है। तो अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो 13 वर्ष बाद, यानी कि 13 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 और 256 के बीच मध्यानुपाती कितना होगा। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए 16 और इंटू 256 हो जाएगा। इसका गुणा करके रूट निकाल दीजिए। तो 16 का रूट हो जाएगा 4, 256 का 16 होता है, 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्ष 168 किलोमीटर की यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 100 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उससे अगली 371 किलोमीटर की यात्रा 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी। तो कुल दूरी मैं लिख देता हूँ 168 प्लस 100 और प्लस 371, और कुल दूरी तय करने में लगा समय तो भाग दे देता हूँ मैं। तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये इसका 8 गुना है, तो यानी कि 8 बार चला जाएगा। प्लस ये किसका 5 गुना है, तो 5 बार चला जाएगा। और ये इसका कितने गुना है, तो 5 7 35, 7 21, बिल्कुल ये 7 बार चला जाएगा। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ता हूँ तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 और 6 13 को 3 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 और 5 20 हो जाएगा। भाग दे देता हूँ मैं, तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 में 2, 1 18, 2 9 18, 1 10, 2 5 10 हो जाएगा। नीचे आपका 10 बचेगा, भाग करेंगे तो 31.95 क्या हो जाएगी, उसकी औसत चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं उसे 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 5 पुरुष यानी कि 5 मेल उसको कितने दिनों में कर देना है, 16 दिनों में, और उसी कार्य को 3 महिलाएं 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो में निकाल देता हूँ। तो देखिए
5 से कट करूँगा तो ये 5 × 15 3 बार चला जाएगा, तो 3 × 9/16 क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों में से किसी में भी रख के आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 5 × मेल की एफिशिएंसी है 9 × 16, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब इस कार्य को कराना किससे है, तो 9 महिलाएं और 4 पुरुष से। तो 9 × महिला की एफिशिएंसी 16 है और प्लस कितना हो जाएगा, 4 × पुरुष की एफिशिएंसी 9 है। तो बस मैं क्या करूँगा, इससे भाग कर दूंगा। तो दोनों में मुझे दिख रहा है कि 9 कॉमन है, तो 16 में 4 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा। तो 9 × 20 से क्या कर दूंगा, मैं भाग कर दूंगा। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। 4 से भाग करूंगा तो 4 बार क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो 4 दिनों में ये इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होता है। तो अगर 19 देखता हूँ मैं, तो 19 सिर्फ एक बार दिख रहा है, तो ये एक बार आया है। 14 देख लेता हूँ तो एक बार, 2 बार, ये 2 बार आया है, तो इसको 2 बार लिख लेता हूँ। 15 एक बार आया है, 15, तो ये एक बार हो जाएगा। 12 देख लेता हूँ तो 1 2 बार आया है, 3 बार आया है, तो सबसे अधिक बार 12 आया है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खोखला गोलाकार खोल 15 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो खोल का द्रव्यमान कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आयतन निकाल देता हूँ। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो बाहरी गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई, दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 11 का क्यूब और -8 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 22/7 लेनी है। 11 का क्यूब होता है तो 1331 होता है, और -8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 512 हो जाएगा। घटा दूंगा तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब ये गुणा हो जाएगा 22/7 हो जाएगा और इंटू 4/3 हो जाएगा। तो ये इसका आयतन निकल के आ गया। आपसे द्रव्यमान पूछ रहा है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, तो घनत्व आपको दिया है कि 15 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, जितना आयतन आपने निकाला है उसमें क्या करेंगे, घनत्व से गुणा कर देंगे, यानी कि 15 का गुणा कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू मैं अगर निकाल देता हूँ तो 7 से विभाजित करता हूँ तो ये 7 × 7 हो जाएगा, 1 11, 7 × 7 4 49, 7 7 49 हो जाएगा। 3 से कट करूँगा तो 3 × 5 15, यानी कि 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 4 × 22 × 117 और इंटू कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 20 में 22 का गुणा करूँगा तो 440 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो 117 हो जाएगा। गुणा करूँगा तो 0 हो जाएगा, 4 से करूँगा तो 400 और 17 चौको 68, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 468 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 6 14 को 4 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11 को 1 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये ग्राम में आएगा, लेकिन आपको आंसर किस में बताना है, किलोग्राम में। तो 1000 से भाग करूँगा तो 3 स्थान पर दशमलव हो जाएगा, तो 51.48 इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम में आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो रख दीजिए, तो 5/2 हो जाएगा, 8 का में 8 और 3 11 हो जाएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/11 हो जाएगा, और -3/5 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा तो 11 × 5 = 55, दूना के कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 2 से भाग करूँगा तो 55 बार चला जाएगा, तो 5 × 55 हो जाएगा, और प्लस 11 से अगर भाग करूँ तो 5 दूना के 10 बार चला जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा, और -5 से भाग करूँ तो 22 बार चला जाएगा, 22 × 66 हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 2 27 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। जोड़ दूंगा मैं तो 5 4 9 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 289/110 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 फीट ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा एक निश्चित ऊंचाई पर से टूटा है, और इसका ऊपरी जो भाग है, जो पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ है, जमीन से 30 अंश के कोण पर मिलता है।
तो मैं मान लेता हूँ कि जैसे ये आपका कोई ऊंचा खंभा है ऊर्ध्वाधर, और यहाँ से टूट के ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके से यहाँ से गिर गया है और 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, कह रहा है कि वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर से वो खंभा टूटा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बतानी है। और इस टोटल खंभे की लंबाई कितनी है, तो ये 18 फीट दी है। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/3 में 3 होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकाल लूँ कर्ण की वैल्यू, तो इस कर्ण की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। तो अगर इस 2 और इस 1 इन दोनों को अगर जोड़ देता हूँ तो टोटल खंभे की लंबाई हो जाएगी, यानी कि इसे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 18 हो जाएगी। आपसे 1 की वैल्यू पूछ रहा है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 92 दर्पण 92 रुपये में खरीदे गए और 35 दर्पण परिवहन के दौरान टूट गए। व्यापारी ने शेष दर्पण को 4.40 प्रति दर्पण की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ कितना होगा। तो देखिए, खरीद के 92 रुपये में लाया है और 92 में से 35 टूट गए हैं, तो कितने बचे होंगे, तो 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 57 बचे हैं, इसको 4.4 के रेट से बेच देता है। तो गुणा करूँगा मैं तो 4 7 28 हो जाएगा, और 4 5 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 11 से गुणा कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 2 10 को 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव यानी कि 250.8 रुपये में वो बेच रहा है। तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, तो बस 250.8, इसमें से 92 घटा दूंगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी 158.8 इसका क्या हो जाएगा, लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाएं तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है, और सी 18 घंटे में भर सकता है। तो इन तीनों का एक साथ एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, और 12 में 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और इस 30 में 5 है तो ये 5 हो जाएगा। तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा। 12 से अगर मैं भाग करता हूँ तो कितनी बार चला जाएगा, तो 3 चौको 12 हो जाएगा, यानी कि 5 या 15 बार चला जाएगा। और अगर 30 से करता हूँ मैं तो 5 दूना के 10 या 30 यानी कि 6 बार चला जाएगा। और 18 से करता हूँ तो ये 10 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 15 आ गई, बी की 6 और सी की 10 आ गई। तो इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 15 6 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस 31 एफिशिएंसी से इस टोटल कार्य को कराने में कितना समय लगेगा, तो बस 31 से भाग दे दूंगा मैं। लास्ट डिजिट चेक कर लेता हूँ मैं, तो 5 चौको 20 यानी कि 0 आना चाहिए। देख लेता हूँ तो 9 का में 9 और 5 जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा। 1 5 5 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है। 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 में 9 का गुणा करूँगा तो 180 हो जाएगा, 180/31 हो जाएगा। भाग देंगे तो ये लगभग 5 बार चला जाएगा, यहाँ तो 15 है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित मूलधन पर 6.4% वार्षिक ब्याज दर पर 6 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 9,204 है। उसी मूलधन पर 7.6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 सही 2/3 वर्ष में दे मिश्र धन कितना होगा। तो मैं मूलधन मानता हूँ कि 100 रुपया मूलधन है, तो दर कितना है, तो 6.4, समय कितना हो जाएगा, तो 6 दूना के 12 कि 13/2 हो जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू बराबर किसके दिया है, तो 9204 के बराबर दिया है। तो यहाँ से मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो 13 से कट करूँगा तो 13 7 91 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 0 104 हो जाएगा, 13 8 104 हो जाएगा, यानी कि 708 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 3.2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 708 × 100 हो जाएगी और डिवाइडेड बाई 3.2 हो जाएगी।
ऊपर और नीचे 10 से मैं गुणा कर लेता हूँ तो ये दशमलव हट जाएगा, 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। 8 से मैं कट करता हूँ तो 8 चौको 32 हो जाएगा। इसको मैं 8 से कट कर लूँगा तो 8 एकम में 8 हो जाएगा, 2 20, 8 दूना के 16, 8 पचे 40 यानी कि 125 हो जाएगा। 4 से कट कर लेता हूँ तो 4 एकम में 4 हो जाएगा, 3 30, 4 सत्ते 28, 2 28, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यानी कि 177 और इंटू कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी तो x की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी सेम रुपए पर किस रेट से तो 7.6% के हिसाब से कितने वर्ष का तो 6 × 18 और 2 कितना हो जाएगा 20/3 और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो देख लेता हूँ कितना ब्याज मिलता है। तो 20 पचे 100 हो जाएगा। 5 से अगर कट करता हूँ तो 5 दूना के 10, 5 पचे 25 हो जाएगा। 3 से कट कर लेता हूँ तो 7 7 14 15, 3 से कट जाएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 2 27, 3 9 27 हो जाएगा। तो देखिए लास्ट वाली डिजिट मैं सिर्फ निकाल देता हूँ। 25 में 7.6 का गुणा करूँगा तो 25 छक्का 150 हो जाएगा और ये 15 कैरी हो जाएगा। 25 7 175 और 15 जोड़ूंगा तो 190 हो जाएगा, एक स्थान पे दशमलव हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो ये क्या मिल रहा है उसको ब्याज मिल रहा है। ये मूलधन है, आपसे मिश्रधन पूछ रहा है तो बस इसमें इन दोनों को जोड़ दूंगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट डिजिट अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में सभी का अलग अलग है, तो सिर्फ लास्ट डिजिट से चेक कर लीजिए। तो 9 में 0 को गुणा करेंगे तो ये 0 होगा। 7 में 5 को गुणा करेंगे तो 35 यानी कि 5 होगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 44,200 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 9 गुना और सी के हिस्से का 4 गुना बराबर है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो 3 9 और 4 इसका एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा तो 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकल के आ जाएगा तो 3 से कट करूँगा तो 12 3 36 हो जाएगा। 9 से कट करूँगा तो 4 बार, 4 से कट करूँगा तो 9 बार। तो ये ए बी सी के बीच में अनुपात निकल के आ जाएगा। अगर इन तीनों को जोड़ूंगा तो 9 4 13, 12 में 13 जोड़ूंगा तो 25। इसी 25 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है तो 44,200 दिया है। आपसे ए का हिस्सा यानी कि 12 की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ से बस एक की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 25 से कम में 25 हो जाएगा, 15 और 4 19, 192 हो जाएगा। 25 7 175 हो जाएगा। 5 15 2 17, 170 हो जाएगा। तो 25 6 का 150 हो जाएगा और 20 200 हो जाएगा। 25 8 200 हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 1768 हो जाएगी। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 1768 और इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 8 96, 6 हो जाएगा 9, लास्ट में 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो 12 6 72 और 9 कितना हो जाएगा तो 81 को 1 हो जाएगा, 8 कैरी हो जाएगा। 12 7 84, 84 और 8 कितना हो जाएगा 92 को 2 हो जाएगा। 9 कैरी हो जाएगा। 12 और 9 कितना हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो इस हिसाब से एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21,216 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 18 अगस्त 2025 को थर्ड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।